हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑर्डर 5 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19(8). हम ऑर्डर 5 जो है वो है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। हम आज इस वीडियो में ऑर्डर 5 के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिए, जो जो रूल्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सिर्फ हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही रूल्स देखने हैं, बाकी रूल्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रूल है रूल 1। रूल 1 जो है ये हमें बताता है समन्स के बारे में। तो समन्स क्या है? तो जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है कोर्ट में, तो कोर्ट एक समन इशू करता है। किसको इशू करता है समन? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट को ये समन इशू इसलिए किया जाता है ताकि डिफेंडेंट एक पर्टिकुलर डेट में कोर्ट में अपीयर हो और उसके ऊपर जो जो क्लेम प्लेंटिफ के द्वारा की गए उनका आंसर दे, और इस आंसर के लिए वो अपना एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करे अपनी डिफेंस को रखने के लिए। अब ये क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स कि डिफेंडेंट को कितने दिनों के अंदर बुलाया जाएगा, तो और कितने दिनों के अंदर डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट लेके आना है। तो जिस दिन से डिफेंडेंट को समन की सर्विस होती है उस दिन से 30 दिन के अंदर ही डिफेंडेंट को अपना रिटर्न स्टेटमेंट लेके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब कोर्ट इंस्टीट्यूशन हो रहा है सूट का, उस टाइम पे प्लेंटिफ के साथ में डिफेंडेंट भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित है, अपीयर्ड है। तो ऐसी स्थिति में समन इशू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ कि 30 दिन के अंदर जो डिफेंडेंट है वो फेल हो गया अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने पे, तो क्या कोई भी उपचार नहीं रहेगा? नहीं फ्रेंड्स, उसके पास उपचार रहेगा। यदि डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो कोर्ट उसको किसी और दिन पे भी फाइल करने के लिए अलाउ कर सकता है। इसके लिए कोर्ट पूरे रीजंस देखेगा कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके कारण टाइम पे रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं हो पाया। परंतु कोर्ट जो फर्दर डेट देगा वो जिस दिन से समन सर्व हुआ था डिफेंडेंट को उस दिन से 90 दिनों के बाद की नहीं होगी। मतलब एट लास्ट मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे कितना टाइम पीरियड मिल रहा है? जिस दिन से समन की सर्विस हुई है उस दिन से लेके 90 दिनों की अवधि के अंदर तो हर हालत में रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत करना ही पड़ता है। जनरल रूल बोलता है विद इन 30 डेज, और यदि 30 डेज में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसा केस है जो रीजनेबल कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट आपको विद इन 90 डेज किसी और डेट पे भी रिटर्न स्टेटमेंट पेश करने के लिए अलाउ कर सकता है। अभी रूल 1 में ही नेक्स्ट पार्ट जो है सब क्लॉज जो है इसका 2, वो ये बोलता है कि डिफेंडेंट जब भी उस डिफेंडेंट को समन सर्विस हुआ है तो डिफेंडेंट कोर्ट में किस प्रकार से प्रस्तुत होगा, कैसे अपीयर होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि डिफेंडेंट स्वयं आ जाए, इन पर्सन प्रेजेंट हो जाए कोर्ट के सामने। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि डिफेंडेंट स्वयं नहीं आ पा रहा है, बहुत दूर है या किसी कार्य में व्यस्त है, तो वो अपनी तरफ से कोई प्लीडर को अपॉइंट कर सकता है, और ये प्लीडर जो है ये एबल होना चाहिए कि केस से जुड़े सारे मटेरियल क्वेश्चन का आंसर ये प्लीडर दे सके। तीसरा ऑप्शन ये है कि प्लीडर के साथ अपना प्लीडर को अपॉइंट करे और उसके साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस पूरे केस से परिचित है, जिसको उसके सारे मामलों का ज्ञान है, उसको कोर्ट के समक्ष भिजवा दे प्लीडर के साथ में, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो भी समन इशू किया जाएगा, सब क्लॉज 3 बोलता है कि जो भी समन इशू किया जाएगा उसमें जज के द्वारा साइन किया जाएगा या फिर ऐसे किसी ऑफिसर के द्वारा जिसको समन इशू करने के लिए ऑथराइज किया गया है उसके द्वारा साइन किया जाएगा, और उसमें कोर्ट की सील भी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट रूल है रूल 2। रूल 2 ये बोलता है कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स टू समन्स। मतलब हम जितने भी समन इशू करेंगे, मान लीजिए प्लेंटिफ ने 3 लोगों के खिलाफ वाद लाया है, तो 3 समन इशू किए जाएंगे, और हर समन के साथ जो प्लेंट है, जो वाद पत्र है जिसे प्लेंटिफ ने प्रस्तुत किया कोर्ट के समक्ष, उसकी कॉपी अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। ये क्यों लगाना जरूरी है? ताकि जब समन की सर्विस की जाती है तो डिफेंडेंट को ये पता चले कि उसके खिलाफ कोर्ट में क्या क्या बातें उठाई गई हैं, क्या क्या क्लेम मांगे गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट रूल है रूल 4।
रूल 4 बोलता है नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। रूल 4 ये बताता है कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपीयर होने के लिए अपीयर होने के लिए तब तक कंपेल नहीं कर सकता। कब तक कंपेल नहीं कर सकता? जब तक वो व्यक्ति कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है उसकी लिमिट के अंदर रहता नहीं हो। यदि कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसके अंदर वो व्यक्ति रहता है तो कोर्ट उसको अपीयर होने के लिए आंसर कर सकता है। दूसरा केस ये है कि जहां पर व्यक्ति 50 माइल्स के अंदर रहता है, मतलब ज्यूरिडिक्शन तो नहीं है, ज्यूरिडिक्शन के बाहर यदि वो 50 माइल्स के अंदर रहता है तो भी कोर्ट उसको बुला सकता है। और तीसरा केस ये है कि ज्यूरिडिक्शन के बाहर 200 माइल्स की दूरी पे व्यक्ति रहता है और ऐसी दूरी के लिए कम से कम 5/6 भाग के लिए कोई भी रेलवे या कोई पब्लिक कन्वेंस इजीली अवेलेबल है तो ऐसे व्यक्ति को अपीयर होने के लिए आंसर कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने 3 चीजें पढ़ी है। कोर्ट किस किस को अपीयर होने के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो पहला व्यक्ति जो कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन के भीतर रहता हो, दूसरा व्यक्ति जो ऐसी ज्यूरिडिक्शन के बाहर और 50 मील के भीतर रहता है तब भी कोर्ट उसको अपने समक्ष बुलवा सकता है। और तीसरी बात यह है कि ऐसे कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के बाहर 200 मील तक की दूरी के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जहाँ पे 5/6 भाग के लिए पब्लिक कन्वेंस, रेलवे कन्वेंस, स्टीमर कम्युनिकेशन कुछ भी इजीली अवेलेबल है तो वहाँ पे व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है कोर्ट में अपीयर होने के लिए। अगला रूल है रूल 5। रूल 5 बोलता है समन्स टू बी आइदर टू सेटल इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल। हमें यहाँ ये याद रखना है, समन्स को इशू करने के 2 पर्पस हो सकते हैं। या तो समन इशू इसलिए किया जा सकता है कि प्लेंटिफ ने अपना क्लेम कर दिया है, अब डिफेंडेंट भी अपना जो रिटन स्टेटमेंट है वो फाइल करे और इश्यूज सेटल करवाए आके। या फिर दूसरी चीज जो है वो है फाइनल डिस्पोजल। दैट मीन्स समन किसी मामले के फाइनल डिस्पोजल के लिए भी इशू किया जा सकता है। जब कोर्ट समन को इशू करेगा तो उसी समय वो बताएगा कि इसका पर्पस क्या है, ये फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए इशू किया गया है या फिर ये सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए है। हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो स्मॉल कॉज कोर्ट होते हैं ये हमेशा और हमेशा सिर्फ फाइनल डिस्पोजल करवाने के लिए सूट को ही समन इशू करते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है रूल 7। रूल 7 हमें बताता है समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम। तो कोर्ट समन इसलिए भी इशू कर सकता है कि जो डिफेंडेंट है उसको वो ऑर्डर कर सके कि उसके पास में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इसके लिए भी कोर्ट व्यक्ति को समन इशू कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट रूल देखना है हमें मोड ऑफ सर्विस। इससे पहले आप लोग एक 9A को भी हेडिंग वाइज याद रखिएगा। 9A जो है वो समन गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस है। समन गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस दैट मीन्स कोर्ट चाहे तो समन प्लेंटिफ को भी दे सकता है कि प्लेंटिफ उसकी सर्विस को एश्योर कर ले। इसे हैंड टू हैंड तामील करवाना कहा जाता है। अब जो रूल 10 है ये बताता है मोड ऑफ सर्विस। तो जो सर्विस है समन की वो कैसे की जाती है। सर्विस समन 2 कॉपी में रहता है जिसमें से जज के साइन और कोर्ट की सील रहती है और उसकी एक कॉपी को समन जिस व्यक्ति को सर्व किया गया उसको डिलीवर करके और एक कॉपी पे एक्नॉलेजमेंट लेके सर्विस की जा सकती है समन की। अगला इम्पोर्टेंट रूल है रूल 11 सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स। तो हमें ये याद रखना है कि जहाँ किसी मामले में एक से अधिक डिफेंडेंट है तो वहाँ हर एक व्यक्ति को समन इशू करना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति समन जब रिसीव करेगा तो वो आके कोर्ट को
आंसर करेगा, रिटन स्टेटमेंट अपना फाइल करेगा। हर व्यक्ति को सेपरेटली समन इशू करना ज़रूरी होता है। रूल 15, वेयर सर्विस में बी ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली। तो रूल 15 में हमें ये याद रखना है, जहां पे डिफेंडेंट अपने रेसिडेंस से एब्सेंट है, ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे समन को सर्विस करवाना सही माना जाता है, और बार बार कोशिश के बाद भी यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं बन रही है कि वो व्यक्ति उस समय पे अपने घर में उपस्थित हो जाएगा, और उस व्यक्ति ने किसी एजेंट को भी एम्पावर नहीं किया है कि अपने बिहाफ में वो समन ले सके, उसके बिहाफ में वो एजेंट समन ले सके, ऐसा एम्पावर्ड भी किसी एजेंट को नहीं किया गया है। तब ऐसे केस में उसके घर के किसी भी एडल्ट मेंबर को, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, उसको समन इशू किया जा सकता है। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो सर्वेंट होगा, सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। दूसरा, जैसा हमने सीआरपीसी में पढ़ा था, तो सीआरपीसी में सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर को ही हम समन की कॉपी देते हैं, पर सिविल मैटर्स में मेल या फीमेल किसी को भी समन की कॉपी दी जा सकती है, पर सर्वेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगला रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रूल 17। रूल 17 बताता है प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। अब जहाँ पे डिफेंडेंट या फिर डिफेंडेंट के एजेंट ने समन की जो एक कॉपी है वो लेने से मना कर दिया है, दूसरी कॉपी पे एक्नॉलेजमेंट देने से भी मना कर दिया है, या फिर सर्विंग ऑफिसर ने बहुत प्रयास किया तो भी उसको डिफेंडेंट नहीं मिल पा रहा है, डिफेंडेंट एब्सेंट है अपने घर से, और उसने अपने एब्सेंस में किसी को समन लेने के लिए किसी एजेंट को एम्पावर भी नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सर्विंग ऑफिसर है वो समन की एक कॉपी को उस व्यक्ति के घर के आउटर डोर पे या फिर किसी भी घर के ऐसे कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट से जो इजीली जहाँ से दिख जाए वहाँ पे, या फिर जहाँ पे वो व्यक्ति बिजनेस करता है या पर्सनली कोई जॉब करता है, उस जगह पर समन की एक कॉपी को चिपका दिया जाएगा, और ये कॉपी चिपकाते समय उस लोकेलिटी के कोई भी एक व्यक्ति आसपास का, जिसने उस व्यक्ति का यही घर है और उस व्यक्ति का यही नाम है, इस बात को आइडेंटिफाइड करवाया है, उसकी प्रेजेंस में ये कॉपी चिपका दी जाएगी, और दूसरी कॉपी जो है कोर्ट को दे दी जाएगी। कोर्ट में ये डिटेल दे दी जाएगी कि उस व्यक्ति का घर आइडेंटिफाइड कर दिया गया और उस व्यक्ति के घर के आउटर डोर पे या किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे समन की एक कॉपी को चिपका दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है, और उस व्यक्ति का नाम भी मेंशन किया जाएगा जिसने घर को आइडेंटिफाइड किया है। अगला इम्पॉर्टेंट रूल है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अब जब इन सारे तरीकों से जो हमने पहले पढ़ लिया, हैंड टू हैंड तामील नहीं करवाई जा पा रही है, व्यक्ति पे पर्सनली तामील नहीं करवाई जा पा रही है, या फिर उसके घर के बाहर भी हम नहीं लगा पा रहे, तब क्या होगा, तब कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि हर तरीके अपनाने के बाद भी सर्विस जो है उसको डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है, या ऑर्डिनरी किसी और वे से व्यक्ति पे सर्विस समन की नहीं करवाई जा सकती, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट हाउस के किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर जो सहज दृश्य है ऐसे भाग में उस समन की कॉपी को लगा देता है। और यदि व्यक्ति का घर आइडेंटिफाइड हो गया है या वो उसके बिजनेस की जगह या जहाँ वो नौकरी करता है वो जगह आइडेंटिफाइड हो गई है, तो उस जगह के भी आउटर पार्ट पे वो लगा सकता है। दूसरी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का एक और ऑप्शन है कि हम कोई भी न्यूज़पेपर जो वहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है उस न्यूज़पेपर में भी समन को पब्लिश करा सकते हैं, और ऐसा पब्लिश कराना भी समन की सर्विस समझी जाएगी। अगला रूल जो हमें देखना है इस ऑर्डर का वो है रूल 24। रूल 24 क्या बोलता है, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। तो जब भी कोई डिफेंडेंट वो है जो है वो प्रिजन में कन्फाइंड है, तो हम
कैसे समन को भेजेंगे, हम समन को बाय पोस्ट भेज सकते हैं या कोरियर सर्विस से भेज सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस से भी भेज सकते हैं। ये किसको एड्रेस किया जाएगा, ये ऑफिसर इंचार्ज जो है जेल का, उस व्यक्ति को एड्रेस किया जाएगा और फिर उसकी ड्यूटी हो जाएगी कि ये सर्विस करवाए डिफेंडेंट पे। ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है, ऑफिसर इंचार्ज जहाँ जिसके जेल के अंतर्गत ऐसा डिफेंडेंट रह रहा है उसको भेज देती है समन बाय पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मेल से, और वो व्यक्ति फिर समन को की सर्विस करवाता है। लास्ट जो रूल है वो है रूल 30, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 30 बोलता है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको समन अगर भेज दिया जाए तो उसकी तौहीन हो जाएगी, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं या किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। हम जानते हैं कि ये लोग बहुत हाई ग्रेड के लोग हैं और इनको इनका रैंक ऐसा जो है, इनका रैंक है वो स्पेशल अटेंशन की उस रैंक पे ज़रूरत है। तो कोर्ट क्या करता है, समन ना भेज के, क्योंकि वो व्यक्ति काफ़ी रेप्यूटेटेड है सोसाइटी में, विश्वसनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को समन ना भेज के एक लेटर भेजा जाता है, जो लेटर सब्सटीट्यूशन समझा जाता है समन का। इस लेटर में समन के ही समान सारा कथन वर्णित होता है कि किस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध में ये फाइल किया है, उसके साथ में प्लेंट की कॉपी भी लगी रहती है और संदेश वाहक के द्वारा वो भेजा जाता है उस व्यक्ति को, या फिर उसके एजेंट से उसकी तामीली करवाई जाती है। तो यह सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स। ऑर्डर 5 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ इतने ही रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। इनको यदि आप पढ़ लेंगे तो प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों का कवर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।